हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। दिस इज़ कृषा। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट की एक अपनी रिक्वेस्ट है कि क्लास 11th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर ऐड हुआ है और उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हालांकि ये चैप्टर मुझे ऑनलाइन बुक्स पे कहीं पर भी नहीं मिला, तो हो सकता है न्यू कोर्स में ये ऐड हुआ हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 12 है ये, क्लास 11th कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स, गुजरात बोर्ड। चलिए फिर शुरू करें। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहली अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपके कॉमर्स से रिलेट भी नहीं करती, बट स्टिल पता नहीं क्यों ये चैप्टर है। स्टिल चलो इसको समझने का ट्राई करते हैं। शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से। तो क्लास 10 में आपने सीखा था कि ये हम लोग नेचुरल फार्मिंग में न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करते हैं, यानी नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, कैसे आप न्यूट्रिशन को यानी पोषण को दे सकते हो नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी ने नेचुरल फार्मिंग के 5 कंपोनेंट्स बताए हैं, जो यहाँ पर दिए भी हुए हैं। उन्होंने बताया नेचुरल फार्मिंग को हम आज के ज़माने में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जो है केमिकल फ्री और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है, जिसमें हम कोई भी केमिकल्स का मतलब है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ भी यूज़ नहीं करते। नेचुरल फार्मिंग के 5 जो कंपोनेंट्स हैं वो है जीवामृत और घन जीवामृत, फिर है बीजामृत, फिर है मुल्चिंग, फिर है वापासा और बायोडाइवर्सिटी और सिम्बायोसिस। ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ने का ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला है जीवामृत, जो कि एक फर्टिलाइजर नहीं है, बल्कि एक काउंटलेस मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक क्लस्टर है, यानी कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलियंस होते हैं, काउंटलेस होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवामृत का मीनिंग है अमृत फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अमृत है उसको जीव, जीव यानी नॉर्मल हिंदी का वर्ड है जीव, यानी हम लोग। हमें पता है कि सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए। ये एलिमेंट्स डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। इनको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म्स काम करते हैं। 1 ग्राम जो इंडिजीनियस कैटल डंग होता है, गाय का जो डंग होता है, उसमें 300 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। जीवामृत से ये और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवामृत के स्मेल से अर्थवॉर्म्स भी अपना डॉर्मेंट स्टेट यानी वो जो स्लीपिंग मोड में होते हैं वो छोड़ करके एक्टिव बन जाते हैं। जीवामृत बनाया कैसे जाता है, पर एकड़ की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर मान लीजिए आपको 200 लीटर जीवामृत बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। प्लास्टिक बैरल चाहिए जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर की हो, प्लास्टिक का इतना बड़ा वो चाहिए। कॉटन का क्लॉथ चाहिए, लाइनन, या तो लाइनन लाइनन भी एक कपड़ा ही होता है उसको कवर करने के लिए। एक वुडन स्टिक चाहिए जिसकी लंबाई इस बैरल की डेप्थ यानी गहराई से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। 180 लीटर पानी, 10 केजी फ्रेश काउ डंग, 10 केजी काउ का यूरिन, गौमूत्र इसको बोलते हैं, 1 केजी अनमेडिकेटेड जैगरी यानी कि एकदम शुद्ध गुड़ आपको चाहिए, और 1 केजी राइपन्ड अनफर्मेंटेड सिट्रस फ्रूट पल्प। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं पता है ना, जैसे नींबू, ऑरेंज, इन सब में से सिट्रस जूस निकलता है। इनका जो पल्प होता है वो अनफर्मेंटेड यानी यूज मतलब उस पे कोई भी वो नहीं किया हुआ होना चाहिए, कोई भी चीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, या तो फिर 4 लीटर शुगर केन का रस। इन चारों तीनों चीजों में से कोई एक बोला गया है। 1 केजी ऑफ फ्रेश फ्लावर ऑफ एनी पल्स विद सीड कोट, यानी कोई भी ऐसा पल्स, उसका हमको छिलका नहीं निकालना है, उसका आटा बना देना है, फ्रेश फ्लावर करना है, 1 किलो आटा। 200 ग्राम बायोटिक सॉइल चाहिए, जो आपको ऐसी जगह से लेना है ये सॉइल जहाँ पर कोई केमिकल्स यूज ना हुए हों। इन सबको आपको अलग अलग स्मॉल वेसल्स में लेना है, उनको मिक्स करना है पानी में, ताकि कोई भी लंप ना रहे, गट्ठा ना रह जाए। इन सारे सब्सटेंसेस को बैरल में ऐड करिए, जो आपके पास इतना बड़ा बैरल है उसमें पूरा का पूरा पानी डाल दीजिए ताकि 200 लीटर की क्वांटिटी हो जाए। इस सॉल्यूशन को क्लॉकवाइज अपने को स्टर करना है, ऐसे गोल गोल अपने को जैसे क्लॉक चलता है, हर मॉर्निंग और हर इवनिंग 2 से 3 मिनट, जब तक जीवामृत आपका रेडी ना हो जाए।
क्या-क्या चीज़ें माइंड में रखनी है? जब आप जीवामृत का बैरल ऐसी जगह पे आपको रखना है जहाँ पर सन रेज़ या रेन वाटर डायरेक्टली ना आती हों। बैरल को कॉटन क्लॉथ या लाइनन से कवर कर देना है, उस डब्बे को कॉटन क्लॉथ से या लाइनन कपड़े से कवर कर दीजिए। जीवामृत रेडी हो जाएगा 48 घंटों में समर में और 96 आवर्स में विंटर्स में। जब व्हाइट लेयर उसके ऊपर आ जाए, इसका मतलब समझ जाने का जीवामृत आपका रेडी है। क्वांटिटी और यूज देखें, 1 एकड़ के लिए आपको 200 लीटर जीवामृत चाहिए। जीवामृत को तभी ही यूज करना है जब सॉइल मॉइस्ट हो, मतलब हल्की सी नमी सॉइल में होनी चाहिए। जीवामृत को आप पोर्टेबल वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब पानी के साथ आप इसको डाल सकते हैं। जनरली जीवामृत जो है हर 15 दिन में इसको डालना चाहिए। 1 लीटर से शुरुआत करिए, फिर धीरे-धीरे 2 से 3 लीटर पे आइए और फिर 15 लीटर पे आइए। डिपेंड करता है कि आपका क्रॉप कितना रेडी है। एडवांटेजेस देखें, जीवामृत को जब आप स्प्रे करेंगे तो ये एग्रीकल्चर में ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब आपके एग्रीकल्चर को ये बढ़ाएगा, पेस्ट कंट्रोल करेगा, कीड़े मकोड़ों को नहीं आने देगा, साथ साथ में फंगीसाइड भी है, फंगाई को भी नहीं आने देगा। पोर्टेबल वाटर के साथ जब आप इसको ऐड करते हैं तो जीवामृत जो है मिनरल्स भी बनाता है और ये मिनरल्स प्लांट्स ले सकते हैं। फिर आता है दूसरा, वो है आपका घन जीवामृत। ये जो है घन जीवामृत जो है ये स्पेशली हम मॉनसून में यूज करते हैं जब हमारे पास इरिगेशन नहीं होता, ठीक है, मतलब पानी का थोड़ा अभाव होता है। इसको बनाने के लिए 200 किलो ड्राई काऊ डंग चाहिए, फाइनली क्रश्ड, मतलब गाय का गोबर, उसको पूरी तरह से क्रश कर देना है 200 किलो। उसमें 10% यानी 20 लीटर जीवामृत ऐड करना है और मिक्स कर लेना है साथ में। इसको शेड में रखना है, यानी छाया में रखना है 2 दिनों के लिए। थर्ड डे पे इसकी एक पतली सी लेयर जो है हवा में बिछा दीजिए। जैसे ही ये सूख जाए, इसको छान लेना है और एक जूट बैग में स्टोर करके रखना है, वो भी किसी मॉइस्चर प्रूफ प्लेस पे, यानी वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए वरना ये बिगड़ जाएगा। इनिशियल ईयर्स में जो घन जीवामृत है उसका क्वांटिटी होना चाहिए 400 किलो से लेके 500 किलो पर एकड़ एज बेस फर्टिलाइजर, मतलब ये आपके मिट्टी को पोषण देगा। और 400 किलो से 500 किलो हो जाए जब आपका क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पे हो, यानी उसमें जब फूल निकलने लगे। जैसे जैसे टाइम पास होते चला जाएगा नेचुरल फार्मिंग में आपका जो घन जीवामृत का जो क्वांटिटी है आपको उसको 200 केजी पर एकड़ पे ही रखना है और 200 केजी पर एकड़ पे रखना है फ्लावरिंग स्टेज पे, यानी दोनों स्टेजेस पे। बेस फर्टिलाइजर कब डालते पता है? जब हम लोग क्रॉप उगाने से पहले। और फ्लावरिंग स्टेज क्या होती है? जब क्रॉप में फ्लावर्स निकलने लगते हैं और आगे चल के वही फ्लावर्स क्या बनेंगे? आपके क्रॉप वेजिटेबल्स बनेंगे। थर्ड नंबर जो आता है वो है आपका बीजामृत। जब हम सीड्स को डिसीजेस से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं और उसके जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं, यानी सीड फटाफट जर्मिनेट करे, फटाफट ग्रो करे, उसको बोलेंगे बीज अमृत। बीज मतलब आपका सीड। बीज अमृत कैसे बनता है वो देखो। 100 किलो अगर आपके सीड्स हैं तो उनको फर्टिलाइज करने के लिए 5 लीटर काऊ का यूरिन आपको लेना है, गौमूत्र 20 लीटर पानी, 5 किलो फ्रेश काकाओ डंग जो है, 50 ग्राम सोक्ड लाइम, और लाइम को कई लोग चूना भी बोलते हैं, और हैंडफुल बायोटिक सॉइल, यानी हाथ मुट्ठी भर सॉइल लेना है। इन सबको एक ही वेसल में मिक्स कर दीजिए प्रॉपर्ली। इसको 24 घंटे के लिए रख लीजिए, बीजामृत रेडी हो जाएगा। कैसे आप बीजामृत को कोट करेंगे वो देखिए। जो स्मॉल सीड्स हैं उनको एक कपड़े पे स्प्रेड करिए, बिछाइए एक थिन लेयर पे। धीरे धीरे उसके ऊपर बीजामृत को स्प्रिंकल करिए छांटे से, या और फिर या तो अपने हाथ से करिए या पंप से करिए, फिर उनको मिक्स करिए और उनको शेड में, ओपन स्पेस में, यानी डायरेक्ट हमको सनलाइट के नीचे नहीं सुखाना, शेड में, छांव में सुखाने के लिए छोड़ देना है। ध्यान देना है कि आपके जो सीड्स हैं वो ओवर मॉइस्ट ना हो जाए, मतलब ज्यादा नमी भी ना चली जाए। जैसे ग्राउंडनट और सोयाबीन होते हैं, इनका जो अपर कोट होता है बहुत डेलिकेट होता है, तो आपको इतना बीजामृत डालना है, डेलिकेट मतलब बहुत नरम होता है, आपको इतना बीजामृत डालना है कि इनकी कवरिंग डैमेज ना हो जाए। फिर आती है बात टू जर्मिनेट ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। ऐसे क्रॉप्स को अगर आपको जर्मिनेट करना है, साथ साथ में बनाना है या शुगर केन है,
प्लस जो भी आपके बैम्बू के हैं, तो इन सबको आपको बैम्बू बास्केट में लेना है। फिर इन सब में बीजामृत डाल देना है, बाहर निकालिए और सीधे जाकर के इनको प्लांट कर दीजिए। इनको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीडिंग को अगर प्लांट करना है, जो छोटे से वो होते हैं पौधे होते हैं, तो उनके रूट्स को बीजामृत में डिप करिए कुछ ही सेकंड्स के लिए और फिर जाकर के वापस मिट्टी में प्लांट कर दीजिए। एडवांटेज देखिए, काऊ डंग जो है बीजामृत में वो एक फंगीसाइड का काम करता है, जो फंगी को सीड्स को डैमेज करने से रोकता है। फंगी क्या होता है? ग्रीन कलर का जैसे algae होता है ना, सेम वैसा ही बहुत फिसलन वाला होता है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। काऊ यूरिन जो है बीजामृत के अंदर वो एक इंसेक्टिसाइड है, मतलब वो इंसेक्ट्स को भी आने से रोकता है। बीजामृत में यूजफुल एंडोस्पर्म्स भी होते हैं जो जर्मिनेशन को बढ़ावा देते हैं, बहुत जल्दी उस क्रॉप को बढ़ाएंगे। ये जो है बाकी के सब्सटेंसेस को भी न्यूट्रलाइज करेगा, सबको स्टेबल मात्रा में लेकर के आएगा और खास करके उनको स्टेबल करेगा जो सीड जर्मिनेशन में रुकावट बनते हैं, हार्मफुल होते हैं। 7 दिनों के अंदर बीजामृत के कोट किए हुए सीड्स को बो देना चाहिए। और अगर आपने उसमें लाइम जैसे हमने बताया ऊपर डाला ही था, तो उससे उसका पीएच लेवल भी कंट्रोल होता है। साथ साथ में लाइम से उनको कैल्शियम भी मिलता है, इससे उनका रूट डेवलपमेंट बड़ी जल्दी होगा, नीचे से जड़ें बहुत फास्ट होंगी और बहुत क्या बोलते हैं, गहरी प्लस मजबूत होंगी। बीजामृत जो है सीड जर्मिनेशन के लिए यानी सीड को कोट करने के लिए यूज होता है, उसके ऊपर लगता है। सीड्स को जब हम कोट करते हैं, जर्मिनेशन पावर उसका बढ़ता है, मतलब वो बहुत तेजी से बड़ा हो सकता है। जो सॉइल से फंगल डिसीजेस होते हैं वो इन नए जो उगाए हुए प्लांट्स हैं उनमें नहीं होंगे, क्योंकि हमने इन सीड्स पे बीजामृत का कोटिंग कर रखा है। न्यू प्लांट जो है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बड़ा अच्छे से होता है, उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जर्मिनेटेड सीड्स को एनिमल्स और बर्ड्स खा नहीं सकते। जर्मिनेटेड मतलब जिन सीड से वो उगा है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है? बीजामृत को आपको 48 आवर्स में यूज़ कर लेना है, क्योंकि उसके बाद वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। जो कोटेड सीड्स हैं उनको आप 7 दिनों में यूज़ कर सकते हैं। 7 दिनों के बाद आपको कोटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका मल्चिंग। क्रॉप के रेसिड्यूज को सरफेस पे बिछा देना, उस सॉइल के रेसिड्यू का मतलब है जो कचरा निकल रहा है, वो उसको अपने बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग 3 टाइप का होता है। पहला है सॉइल मल्च, फिर है दूसरा लाइव मल्च और तीसरा है स्ट्रॉ मल्च। एक एक को पढ़ते हैं। सॉइल मल्च देखिए क्या है? मल्चिंग बाय टिलिंग द सॉइल। डिकम्पोजिशन ऑफ मल्च रिलीजेस ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। जो भी कचरा आपका निकलता है, जैसे ही आप उसको वापस सॉइल में डाल देंगे तो वो वापस सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को दे देगा और फूड साइकिल को बैलेंस करेगा। जो भी आपका डिकम्पोज्ड मटेरियल है उससे आपका सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा और ह्यूमस फॉर्म होगा, तो सॉइल और ज़्यादा मजबूत होते चला जाएगा। दूसरा है लाइव मल्च, इंटरक्रॉपिंग करके। इंटरक्रॉपिंग का सिंपल मीनिंग मेरे ख्याल से होता है क्रॉप्स को चेंज करते रहना। देखो, जो डाइकोटिलेडन वाले जो वीड्स होते हैं वो उनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपनी मैच्योरिटी के बाद लीव्स गिर जाते हैं, इनको हम सॉइल के ऊपर बिछा देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं। इसमें से कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं टॉप सॉइल में यानी कि ऊपरी परत में चले जाते हैं, ताकि आपके जो नेक्स्ट प्लांट्स आप उगाएंगे उसमें ये न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं। डाइकोटिलेडन जो यील्ड्स जो होते हैं वो प्रोटीन देते हैं और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ग्रो करते हैं। इससे जो आपका डाइकोटिलेडन वाले जो होते हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूजफुल हो जाते हैं। सन के हीट के कारण वाटर वेपर बनता है, उससे रूट्स जल जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। जब ह्यूमस फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो मल्चिंग सॉइल को प्रोटेक्ट करता है इस सन के इंटेंस हीट से, यानी बहुत ज़्यादा गर्माहट से। मल्चिंग जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के मूवमेंट को भी रोकता है, ताकि ज़्यादा जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा ना मूव करें, उससे उसको भी वो रोकता है, ताकि ह्यूमस और फर्टाइल सॉइल ज़्यादा इरोड ना करें, मतलब उड़े ना, ठीक है। जो प्लांट्स की डेलिकेट रूट्स होती है एकदम पतली पतली सी, वो भी इस इरोजन से बच जाती है। इरोजन का सिंपल मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, हवा से, पानी से, एनिमल्स के थ्रू, बहुत सारे जगह तरीकों से होता है।
नेचर को 500 साल लगते हैं एक सॉइल का 1 इंच बनाने में। ऐसे सॉइल को हम लोग हेवी रेन से उड़ जाने दें, तो ये नहीं कर सकते हम। इस चीज़ को बचाता है कौन? आपका मल्चिंग। फिर लास्ट आता है स्ट्रॉ मल्च, मल्चिंग बाय स्प्रेडिंग ऑफ ड्राई वुडी मटेरियल ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल। जो वुडी मटेरियल होता है, वो भी सूखा हुआ, सॉइल पे वो बिछा दीजिए। मल्चिंग सॉइल के नीचे, उसके नीचे वाले लेयर पे माइक्रो एनवायरनमेंट, ये जो माइक्रो और एनवायरनमेंट है, अभी वापस से इसको शुरू करते हैं। मल्चिंग सॉइल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, मल्चिंग सॉइल के नीचे वाली जो लेयर होती है, वहां पर माइक्रो एनवायरनमेंट है जो अर्थवॉर्म के लिए और इन माइक्रोब्स के लिए बड़ी जरूरी है। अर्थवॉर्म्स जो हैं अपनी एक्टिविटी यहाँ पर चौबीसों घंटे करते रहते हैं। इन यहाँ पर अर्थवॉर्म को एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और बर्ड से भी प्रोटेक्शन मिलता है। जब सॉइल में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो ये अर्थवॉर्म्स जो हैं इस मॉइस्चर को ले लेते हैं और उसको हवा में रिलीज कर देते हैं। लेकिन जब सॉइल को मॉइस्चर चाहिए होता है, तो जो मल्च्ड लेयर है, यानी इसके ऊपर वाली जो लेयर है, वो हवा से मॉइस्चर लेती है और ह्यूमस में इसको स्टोर करती है। इससे ही आपका 15% इरिगेशन का पानी बच जाता है। सॉइल खुद ब खुद अपने आप को मॉइस्ट रखता है। जब हम मल्च यहाँ पर बिछाएंगे और इसके ऊपर जीवामृत डालेंगे, तो डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो पानी से जब मिल जाएगा तो कार्बोलिक एसिड बन जाएगा, और इससे सॉल्ट जो है पानी में, सॉरी सॉइल में, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब ना तो वो पॉजिटिव रहते हैं ना नेगेटिव रहते हैं, और उसको वो पानी में डाल देते हैं, मतलब पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए नेचुरल एग्रीकल्चर में ये सारे बेनिफिट्स जो हैं मल्चिंग से, यानी वेस्ट को उसी पे बिछाने से, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं रादर उसको जलाने से। ये वेस्ट जो है, मैं अगर आपको इसका एक एग्जांपल दूं, हम लोग वीट उगाते हैं तो वीट का भी वो निकलता है, छिलका निकलता है, कचरा निकलता है, बहुत सारा कचरा निकलता है। ये सारा कचरा जब आप वापस मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी को वो न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है इस चैप्टर की, वो है आपका वापासा, फॉर्म ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट रूट्स। प्लांट के रूट्स के लिए जो मॉइस्चर चाहिए उसको बोलेंगे अपने वापासा। 50% वाटर वेपर, 50% एयर, दोनों को मिला करके जो होगा वो होगा वापासा। ये उस फॉर्म में होता है कि कोई भी रूट, प्लांट का कोई भी रूट पानी को एब्जॉर्ब कर सके। कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री रूट जो है, उसको पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो वापसा फॉर्म में ही उसको लेता है। पूरा लिक्विड नहीं होता, वो वाटर वेपर होता है और हवा होती है उसमें मिली हुई। इसका मतलब जो सॉइल के दो पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है, उसको पानी नहीं चाहिए, उसको वापसा चाहिए इस पर्टिकुलर एम्प्टी स्पेस में। और ये कहाँ से मिलता है? या तो इरिगेशन से, या ड्रिप इरिगेशन से, या मल्चिंग से। तीनों में से किसी एक से आपको ये मिल जाएगा। जो टॉप 10 सेंटीमीटर होता है सॉइल का, सबसे ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर जो होता है, उसमें 92 बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 92% होगा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और 88 टू 95% फाइब्रस रूट्स, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, वो आपने वापसा फॉर्म में ही मिलता है उनको। फाइब्रस रूट्स, टैप रूट्स, ये सब साइंस में पढ़ाया जाता है। टैप रूट जो है एकदम सीधे चलेगी, फिर उसमें से उसके शेप्स निकल जाएंगे। फाइब्रस रूट्स बहुत कच्ची होती हैं, जमीन के एकदम आसपास होती हैं। मान लीजिए ये जमीन है, तो फाइब्रस रूट बस इतने तक ही होगी, बस ऐसे ऐसे ही फैली जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, वो फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट्स के पास वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वो लीव्स तक पहुंचाते हैं, और उसी से उनका खाना बनता है। जब हम सॉइल को इरिगेट करते हैं, पानी डालते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच का जो जगह होता है ना, वो पानी से भर जाता है, हवा बाहर निकल जाती है। और क्योंकि अंदर अभी पानी चला गया, हवा बाहर आ गई, तो माइक्रोब्स जो है वो मर जाएंगे ऑक्सीजन के अभाव में, अब ऑक्सीजन की कमी के कारण। इससे प्लांट की फाइब्रस रूट्स भी बड़ी जल्दी मर जाती हैं। प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि लीव्स को न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे रूट्स के जरिए, लीव्स पीले पड़ जाएंगे। और ये केमिकल एग्रीकल्चर में होता ही रहता है, जब वो यूरिया डालते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है, पूरा क्रॉप फेल हो जाता है। इनफैक्ट पानी सिर्फ उतना डालना चाहिए मिट्टी में जितना उसको जरूरत है, जितना वाटर वेपर वो बना सके।
जो हवा सॉइल में जो हीट प्रेजेंट होती है उससे ही वो वाटर वेपर बनाता है, और बाकी का जो पानी है वो क्रॉप को डैमेज करता है, क्रॉप की डेवलपमेंट को रोकता है। साथ साथ में जो पानी हम कम डालेंगे तो वो भी हार्मफुल है, पानी हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो भी हार्मफुल है। इसीलिए हमें सिर्फ लिमिटेड यानी जितने की ज़रूरत है, इनफ वाटर जितना अपने को चाहिए जिससे सॉइल में वापस आप बन सके उतना ही पानी अपने को डालना है। अगर हम चैनल्स बनाएं या रिजेस बनाएं एक डिस्टेंस पे 1 to 1.5 फीट की डिस्टेंस पे, जैसे आपने देखा होगा जो क्रॉप्स होते हैं बड़े बड़े फील्ड्स में वो लाइन से उगाए जाते हैं, है ना। वो उनको हम ऑल्टरनेटली पानी सप्लाई करते हैं, एक लाइन में पानी डालेंगे तो दूसरे लाइन में पानी नहीं डालेंगे, फिर तीसरे लाइन में पानी डालेंगे, ऐसे करके ऑल्टरनेट डालते हैं। और मल्च उस पे बिछाएं तो ऑटोमेटिकली वापस बन जाए क्योंकि बीच में जगह है बनने की। पानी और जीवामृत जो है उनको एक एज देना चाहिए जो शेडो ऑफ प्लांट है। मतलब 12 बजे आप देखिए नून में, दिन के 12 बजे जो शेडो बन रहा है बस उतने तक ही आपको पानी और ये डालना है, जीवामृत डालना है, उसके बाहर नहीं डालना। देखो सिंपल सी बात है, जो रूट्स है ना जब आप वहां पर सिर्फ पानी और जीवामृत डालेंगे तभी उसका असर होगा। रूट्स को अलावा आप पानी डालते जाइए, जीवामृत डालते जाइए, उसका कोई असर नहीं होगा। जो फाइबरस रूट होते हैं वो इस शेडो के आउटर एज पे होते हैं, मतलब 12 बजे जो शेडो बन रहा है उसका उसके बाहर ही किनारे पे फाइबरस रूट्स होते हैं। तो पानी आपको इस एज से शॉर्टर डिस्टेंस पे ही देना है। इसी से आपका टैप रूट भी ग्रो करेगा, वो पानी भी लेगा और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ऊपर पहुंचाएगा भी। जितना तेजी से रूट आपका सॉइल में ग्रो करेगा, जितना डेंस बनेगा, डेंस का मतलब जितना वो और छोटी 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 रूट्स और उसकी आती जाएंगी, तो ट्री जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चला जाएगा और आपकी वेजिटेशन की डेंसिटी भी बढ़ेगी, आपके प्लांट्स भी बढ़ेंगे, ज़्यादा फूड आप जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे। ट्रंक जो है वाइड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसको स्टोर करने के, ट्रंक यानी उसका जो मेन बीच वाला पार्ट होता है, फूड को वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर पाएगा। आप सिंपल सी एक बात देखो, जो छोटा प्लांट होगा तो वो एक या दो लेमन दे पाएगा, बड़े बड़े ट्रीज होंगे तो वो तो हज़ारों में लेमन्स देते होंगे। तो ज़्यादा जितना फूड वो स्टोर करेगा उतना वो प्रोडक्शन करेगा। सिमिलरली वाटरिंग और मल्चिंग इस रो के बीच में, मतलब आप रो के बीच में जब करते रहेंगे तो 90% पानी आपका बचेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, पावर और वाटर का कॉस्ट भी आपका कम लगेगा। तो बेसिक जो साइंस है नेचर का उसको अपने मान के चलें कि ज़्यादा पानी से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ये गलत बात है। ये बिलीफ जो है हमको रिमूव करना है कि जितना आपने ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, नहीं। इनफ पानी डालिए, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो आपका बायोडाइवर्सिटी और सिम्बायोसिस यानी कि को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है एक जगह पे एक से ज्यादा चीजों का रहना, उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट, बेस्ट में बेस्ट एकदम। इस इकोसिस्टम में दो मेन टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, वो है आपका एक मोनोकोटिलेडन और एक है डाइकोटिलेडन एक्चुअली होते हैं। मोनोकोटिलेडन जो है वो सीरियल क्लास के होते हैं और डाइकोटिलेडन जो है वो लेज्यूमिनस टाइप के होते हैं। अगर आप एक फॉरेस्ट को देखेंगे ना तो उसमें भी आप देखेंगे कि 60% डाइकोटिलेडन्स हैं और 40% मोनोकोटिलेडन्स हैं। नेचर में भी कोई फूड का कंपटीशन नहीं होता दो प्लांट्स के बीच में, बल्कि कोऑपरेशन होता है, दोनों प्लांट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है लेज्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं। लेज्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन हवा से खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की तरह। उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, वो हवा से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल में डाल देता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल दूं, लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारे पल्सेस जो होते हैं ना, और उनको हम लोग पता है जब हम फार्मिंग करते हैं तो हम लोग रोटेशन करते रहते हैं, कभी वेजिटेबल्स उगाए, कभी पल्सेस उगाए, कभी सीरियल्स उगाए। इसका रीजन क्या है, जब ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स आप लोग उगाएंगे तो आपके सॉइल में जो न्यूट्रिशन नाइट्रोजन चला गया है वो अब वापस आ जाएगा इन पर्टिकुलर डाइकोटिलेडन सीड्स के कारण।
जो लेज्यूम टाइप रूट्स होते हैं इनके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है रिजोबियम। ये बैक्टीरिया का नाम है रिजोबियम। ये नाइट्रोजन हवा से लेकर के सीधे रूट के नोड्यूल्स में फिक्स कर देता है, जो उसकी एंड होती है वहां पर फिक्स कर देता है। सीरियल क्लास में अगर हम बात करें सीरियल्स में, तो एजोटोबैक्टर एक होता है, ये भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन को रूट्स में फिक्स कर देता है। तो प्लांट्स में जब भी कोई भी प्लांट अपने सॉइल में उगाएं, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी। मेज को ग्राउंडनट के साथ उगाया जाता है, चिकपी को व्हीट के साथ उगाया जाता है, सेजमे को ग्रीन ग्राम बीन के साथ उगाया जाता है। इस तरह से हम लोग सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को मिक्स करते रहते हैं। जब हम मिक्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो इंसेक्ट की भी पॉपुलेशंस जो हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, वो भी बढ़ते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एग्जांपल हैं आपके अर्थवॉर्म्स। ये डिजीज कॉस्टिंग पेस्ट को अपने आप रोक देते हैं। जिन जिन कीड़ों से बीमारियां होती हैं प्लांट्स को, उनको वो अपने आप रोक देते हैं। एग्जाम्पल है, जब आप मेज को, मकाई को ग्राउंडनट के साथ ग्रो करते हैं तो जो लेडी बीटल होती है इमीडिएटली वो कॉर्न के प्लांट्स में चली जाती है, मकाई के प्लांट्स में चली जाती है, क्योंकि कॉर्न का जो पॉलन होता है, उसका जो फूल होता है, वो उनका फेवरेट फूड है। जब चूजिया टाइप पेस्ट जो है ग्राउंडनट पे अटैक करते हैं तो ये लेडी बर्ड बीटल उस पे अटैक करती है और उनको रोकती है। ये जो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस का सिंपल मीनिंग है एक से ज्यादा चीजों का एक जगह पे रहना। ये और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। एग्जाम्पल है, जब नेचुरल सीजन चेंज होता है तो एक टाइप का ही क्रॉप सरवाइव कर पाता है, मतलब दो में से कोई एक क्रॉप होगा जो रह पाएगा, दूसरा खराब होने पे होगा। तो आपका जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप जो जो खराब हो रहा है उसको पहले निकालिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा वेराइटीज हैं तो आप अपने मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आपको ज्यादा बेटर प्राइसेस मिलेंगे। अगर हम करंट एग्रीकल्चर पे देखें, ध्यान दें, गुजरात में तो मोस्टली सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को प्लांट किया जाता है। इस वजह से वन टाइप ऑफ फार्म प्रोडक्ट ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और फिर सब डिमांड और सप्लाई डिसरप्ट हो जाते हैं। मतलब किसी चीज की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है, तो मार्केट का प्राइस नीचे चला जाता है। अगर आप अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो एग्रीकल्चर का काम भी आपका जो है वो ज्यादा बड़ा होते चला जाएगा। कंटिन्यूअस फार्मिंग इसी तरह से होती है और इनकम भी इसी तरह से अर्न की जाती है। इंटर सोइंग जो होता है पल्सेस और सीरियल्स के बीच में, कभी पल्सेस उगाए कभी सीरियल्स उगाए, इंटर सोइंग उसी को बोलेंगे। एक चीज को बार बार मत उगाइए। अगर आप एक ही चीज को बार बार उगाएंगे तो जमीन बहुत जल्दी बंजर हो जाती है। इससे आपका सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉइल आपका उड़ेगा नहीं। लेजुमिनस क्लास के जो क्रॉप्स होते हैं वो धरती पे पूरी तरह से बिछे होते हैं और धरती को कवर कर देते हैं। नेचुरल मल्च वहां पर क्रिएट हो जाता है। मतलब मल्च हम लोग कैसे करते हैं, धरती के ऊपर बिछा के। लेजुमिनस प्लांट्स भी धरती के ऊपर बिछ जाते हैं तो अपने आप मल्च जो है क्रिएट हो जाता है। ये नाइट्रोजन को लेकर के आते हैं सॉइल में, सॉइल का इरोजन रोकते हैं। तो एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को बोने से बेटर है फार्मर अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो बार बार उगाता रहे, फार्मिंग उसकी और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सिम्बायोसिस के प्रिंसिपल्स देखें। अगर आपका मेन क्रॉप मोनोकोटिलेडन है, मतलब वीट, बाजरा, पैडी और शुगर केन। मोनो और डाइकोटिलेडन में आप लोगों को सिंपल मीनिंग पता है। मोनोकोटिलेडन मतलब जिसका कोई दो पार्ट नहीं कर सकता सीड का, डाइकोटिलेडन के दो पार्ट्स हो सकते हैं। तो मोनोकोटिलेडन के साथ आपको सब्सिडरी क्रॉप्स यानी कि डाइकोटिलेडन को उगाना चाहिए। एग्जांपल है चिकपी, ग्रीन ग्राम बीन्स, लॉन्ग बीन्स, किडनी बीन्स, बटर बीन्स, ये सब आपके साथ में आपको उगाने हैं। अगर मेन क्रॉप डाइकोटिलेडन है, एग्जांपल है पिजन पीस, ड्रमस्टिक, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक यानी मेथी, और ड्रमस्टिक जो हम लोग सब्जी खाते हैं लंबी लंबी होती है, कोरिएंडर, ये सब अगर आप उगा रहे हैं, धनिया वगैरह, तो इंटर क्रॉप होना चाहिए आपका साथ साथ में मोनोकोटिलेडन यानी कि सीरियल क्लास, जैसे कि व्हीट, मिलेट और शुगर केन। अगर मेन क्रॉप जो है वो पिजन पीस या कॉटन है तो वो डीप रूटेड होते हैं। डीप रूटेड मतलब बहुत गहराई तक वो जाते हैं। तो इंटर क्रॉप जो है वो शैलो रूटेड होना चाहिए, मतलब उसकी रूट्स इतनी ज्यादा गहरी नहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल है शोरगम, मिलेट, मूंग, उड़द दाल, ये सब। अगर मेन क्रॉप आपका शैलो रूटेड है, जो पूरे शैलो रूटेड मतलब सर खाली सरफेस पे हो रहा है,
तो आपका इंटर क्रॉप जो है वो डीप रूटेड होना चाहिए। ऑपोजिट है, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर मेन क्रॉप हाई सनलाइट को टॉलरेट कर सकता है, बहुत गर्मी में भी उगाया जा सकता है, मतलब गर्मी में होती है ना हाई सनलाइट, तो इंटर क्रॉप ऐसा होना चाहिए जो लो सनलाइट को ले सकें, जैसे कि तुअर और टर्मरिक। इंटरक्रॉप जैसे कि ग्राउंडनट, मेज, इनको प्लांट कर सकते हैं आप कंपेनियन के साथ, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो मेन क्रॉप पे फीड करें और दूसरे को बचाएं। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल में पढ़ा। इंटरक्रॉप की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेन क्रॉप का आधा या लेस देन वन थर्ड होना चाहिए। मतलब आपका जो इंटरक्रॉप है उसको आप बोएंगे भले दोनों को साथ में, लेकिन पहले कौन निकल जाएगा, इंटरक्रॉप बन करके तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल है, अगर मेन क्रॉप 180 दिन में बनता है, जैसे पीजन पी या कॉटन, तो इंटर क्रॉप 60 से 90 डेज में बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल है, ग्रीन बीज को 60 दिन लगते हैं, उड़द को 75 दिन लगते हैं, ब्लैक आइड पी को 90 डेज लगते हैं। इंटर क्रॉप की जो लाइफ है वो आधी या तो फिर वन थर्ड होनी चाहिए मेन क्रॉप की लाइफ से। इंटर क्रॉप जो है जल्दी मर जाएगा, उसका जो रेसिड्यू होगा यानी उसका जो कचरा होगा वो फिर से सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा और वापस सॉइल में ह्यूमस क्रिएट करेगा। उससे मेन क्रॉप को डायरेक्टली ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। साथ साथ में इंटर क्रॉप मेन क्रॉप से compete भी नहीं करेगा। और इससे एक और फायदा होगा, एज अ फार्मर आपको दोनों को साथ में नहीं निकालना पड़ेगा, आप पहले एक को निकाल के पूरा करिए, तब तक दूसरा अपने आप तैयार हो रहा है। इंटर क्रॉप जो है मेन क्रॉप के साथ मॉइस्चर या सनलाइट के लिए भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं करेगा। इंटर क्रॉप के जरिए फार्मर को इनकम भी मिल जाएगी। जब तक मेन क्रॉप रेडी हो जाएगा तब तक आप इंटर क्रॉप को निकालिए और उसको बेच करके आ जाइए, और मेन क्रॉप का जो है कॉस्ट आपका निकल भी जाएगा। प्रोडक्शन जो है, मेन क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो प्योरली आपका प्रॉफिट ही होता है। जितना भी आपकी लागत है आप इस जो इंटर क्रॉप है उससे निकाल सकते हैं। चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। जस्ट एक रिक्वेस्ट थी एक स्टूडेंट की, मैंने वो डाल दिया, पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर और कोई भी आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा समझ, आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।